प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हमारे कक्षा 12 के निहित पाठ्यक्रम में टॉपिक अलंकार। अलंकार जो है उसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार स्त्री के आभूषण धारण करने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग से उसकी शोभा बढ़ जाती है। हमारे जो कक्षा 12 का टॉपिक है उसमें अलंकार में अब की बार 5 अलंकार रखे गए हैं, जिनमें पहला है समासोक्ति, दूसरा है प्रतीप, तीसरा है विभावना, चौथा है व्यतिरेक और पांचवा है अन्योक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम देखते हैं समासोक्ति अलंकार। देखो, समासोक्ति अलंकार होता क्या है? जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ का भी अर्थ निकलता हो, परंतु वाच्यार्थ की प्रधानता होती है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। अर्थात वाच्यार्थ से मतलब होता है जो पढ़ते ही अर्थ निकल जाता है, उसका व्यंग्य के रूप में अर्थ निकलता हो। जैसे इसमें हम देखते हैं, इस शब्द का संधि विच्छेद करें हम, समास प्लस उक्ति। समास का अर्थ होता है संक्षेप और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात संक्षेप में कोई अर्थ निकल रहा हो उसका, उस उक्ति का। वाच्यार्थ का मतलब होता है, जैसा पहले बताया था, पढ़ते ही अर्थ निकलना। इसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो होती है प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों द्वारा अप्रस्तुत का बोध होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें इसका, तो इसमें आता है उदाहरण में, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। यहाँ पे कुमुदनी फूल से मतलब होता है, प्रफुल्लित का अर्थ होता है खुश होना, भई का मतलब होता है होना, सांझ का मतलब संध्या, कला निधि का मतलब होता है चंद्रमा। इसका प्रस्तुत जो अर्थ होता है वो है सांझ के समय चंद्रमा, सांझ के समय जो है वो चंद्रमा को देख करके कुमुदनी का जो फूल होता है वो खिल उठती है, अर्थात कुमुदनी चंद्रमा की कलाओं को देख करके खिल जाती है। और अप्रस्तुत अर्थ के रूप में अगर हम देखें तो सांझ के समय कलाओं की निधि को देख करके, यानी कलाओं की निधि से मतलब प्रियतम, कोई नायिका होती है, उसका प्रियतम अगर संध्या के समय उसके पास आता है तो नायिका खिल उठ जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है। यानी यहाँ पे कुमुदनी के रूप में नायिका को लिया गया है और कलानिधि अर्थात चंद्रमा के रूप में नायक प्रियतम को लिया गया है। तो इसमें प्रस्तुत के रूप में अप्रस्तुत का बोध, भाई चंद्रमा तो हमें बताया गया है कि यहाँ चंद्रमा और कुमुदनी तो है, ये तो प्रस्तुत चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अप्रस्तुत है कि यहाँ पर नायक और नायिका दोनों ही अप्रस्तुत है, अर्थात प्रस्तुत के रूप में अप्रस्तुत का अर्थ हमें बताया गया है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है। अब ठीक इसके जैसा ही अलंकार होता है दूसरा जो अलंकार हमारा है वह है अन्योक्ति अलंकार। तो अन्योक्ति अलंकार में क्या होता है? देखो, अन्योक्ति में होता है माइनर डिफरेंट होता है, दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, दोनों को गहराई से पढ़ना है। अन्योक्ति में होता है अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध। देखो, समासोक्ति और अन्योक्ति, समासोक्ति में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का, जबकि अन्योक्ति में अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का अर्थ का बोध करवाया जाता है, अर्थात ज्ञान करवाया जाता है। उदाहरण अगर इसका हम देखें तो इसमें आएगा, नहीं पराग मधुर मधुप, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। इसमें प्रस्तुत अर्थ में ये दोहा है बिहारी का, जिसमें जयसिंह के उन्होंने जो राजा थे उनके बारे में लिखा है कि अभी पराग पर मधुर भी नहीं हुआ है और अभी इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ, अली कली से अगर आप ऐसे ही बंधे रहे तो आगे क्या हाल होगा। अर्थात जब जयसिंह की शादी हुई तो उन्होंने नवाढ़ा रानी को के कमरे में वो रहे, तो उन्होंने बिहारी ने उन्हें अपने राज ज्ञान का बोध करवाया, राज कर्तव्य का याद दिलाई, उन्हें दायित्व को याद दिलाया और कहा कि अगर अभी से आपके ये हाल है तो आगे इस राज्य का क्या हाल होगा। अर्थात इसमें जयसिंह का कहीं नाम नहीं आया, इसमें अप्रस्तुत चीज़ें हैं, जयसिंह है, रानी है, लेकिन एक भंवरे के माध्यम से, फूल के माध्यम से, पराग के माध्यम से जो अप्रस्तुत अर्थ में इसमें है, आली है, पराग है, मधुप है, भंवरा, आली का मतलब भंवरा, तो उसके माध्यम से इसमें ज्ञात करवाया गया, यानी प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत जहाँ पे होता है, प्रस्तुत के द्वारा, देखो समझना आप, प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत जहाँ होता है वहाँ होता है समासोक्ति,
और जहाँ पे अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है वहाँ होता है अन्योक्ति। दोनों के उदाहरण आपको बताएं। अब दोनों में जो माइनर डिफरेंस जो आपको बताया है वो देखो कि समासोक्ति में प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का अर्थ ज्ञान करवाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत चीज़ हो गई, कोई चीज़ हमें सामने दी गई है और उसके बाद में जो चीज़ नहीं है उसका वर्णन अगर है तो वो हो गया समासोक्ति। और जो चीज़ हमें सामने दी गई है उसके माध्यम से वो वहाँ अप्रस्तुत है और उसके माध्यम से जो चीज़ हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है वो चीज़ का वर्णन है तो अन्योक्ति अलंकार हो गया। इसके बाद में हम तीसरा अलंकार लेते हैं प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह एक उपमा अलंकार के विपरीत होता है, यानी उपमा से ठीक उल्टा होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखा करके उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। अर्थ होता है उल्टा। उपमा के अंगों में उलटफेर करने से अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। ये ठीक उल्टा होता है इसका उपमा का। तो यानी यहाँ पे उपमेय को उपमान पे आरोपित किया जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें इसमें तो हमें पता चलेगा, सीय मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंग, यानी सीता के मुख की सम्मानता कैसे करेगा। चंद का मतलब होता है चंद्रमा, बेचारा रंग गरीब सा हो गया, यानी सीता का मुख इतना सुंदर इसमें दिखा गया कि चंद्रमा भी उसके सामने कुछ नहीं है। जबकि अमूमन हम जो तुलना करते हैं वो चंद्रमा से सीता के मुख की तुलना करते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ पे सीता के मुख को चंद्रमा से ज़्यादा सुंदर बताया गया है। अर्थात यहाँ देखो इसमें आप अर्थात सीता जी के मुख को उपमेय की तुलना में चंद्रमा को, उपमान जो है चंद्रमा, उसको हीन दिखाया गया है, कमज़ोर दिखाया गया है। यहाँ उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ पे प्रतीप अलंकार दृष्टिगोचर होता है, यानी जहाँ पे उपमेय ज़्यादा मजबूत होगा वहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। अब देखो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि उपमेय और उपमान क्या है, शब्दों का फेर है ये। देखो शब्दों को समझने का एक छोटा सा ट्रिक है। उपमेय को अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो उपमेय का अर्थ होता है जिसका वर्णन किया जाता हो। यहाँ पे सीता के मुख का वर्णन हो रहा है तो सीता का मुख उपमेय हो गया। और उपमान होता है जिसकी तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है। तो प्राकृतिक कोई चीज़ होती है, देखो सरल पहचान है कि आपके याद रखने के लिए कि प्राकृतिक कोई भी चीज़ होती है, प्रकृति का कोई भी पदार्थ होता है, जैसे किसी खुशबू से तुलना करते हैं, फूलों से तुलना करते हैं, कमल से तुलना करते हैं, चंद्रमा से तुलना करते हैं, तो वो होता है प्राकृतिक। अगर कोई अंग है तो वहाँ पे उपमान होगा, और जहाँ पे मानव शरीर का कोई अंग होगा वहाँ पे उपमेय होगा। ये एक वैसे लॉजिक नहीं है, लेकिन एक साधारण पहचान है जिसके माध्यम से आप आसानी से पहचान कर पाओगे इसकी। इसके अगला जो है वो है व्यतिरेक अलंकार, जहाँ पर उपमान में उपमेय का आरोप हो या फिर उपमान और उपमेय में किसी की अधिक या किसी की कम विशेषता वर्णित हो, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। इसमें इस उदाहरण देता है कि जो राजा है उसके प्रताप, उसके ओजस्विता के आगे चंद्रमा और सूर्य का जो ताप है, जो तेज है, वो भी बढ़ करके बताया गया है, यानी वो बेहतरीन है। यानी इसमें किसी एक चीज़ की अधिकता बताई गई है। देखो वी प्लस अतिरेक, व्यतिरेक का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आएगा क्या आएगा, व्यतिरेक का संधि विच्छेद वी प्लस अतिरेक अर्थात विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष, अतिरेक का मतलब अधिकता, यानी इसमें किसी एक चीज़ की अधिकता दिखाई जाती है। अर्थात जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया जाता है और उसका उचित कारण भी बताया जाता है, उपमेय का गुण उपमान से ज़्यादा बताया जाता है, वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण देखो इसको, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। देखो यहाँ पे साधु और शैल जो है उसकी तुलना है दोनों की। इसमें क्या बताया है, साधु देखो आदमी व्यक्ति है इसलिए उपमेय हो गया, शैल चट्टान पर्वत,
प्राकृतिक वस्तु है, इसलिए उपमान हो गई। यहाँ पे उपमेय को उपमान पर आरोपित किया गया, अर्थात साधु को सेल से, चट्टान से ऊंचा बताया गया है, महान बताया गया है। क्यों बताया गया, कारण भी स्पष्ट किया है कि किंतु प्रकृति सुकुमार, सेल से ऊंचे तो हैं, साधु भी ऊंचा है, सेल भी ऊंचा है, लेकिन इस साधु जो होता है उसकी प्रकृति जो है वो सुकुमार होती है, इसलिए वो सेल चट्टान से ऊपर हो गया है। जबकि चट्टान जो होती है उसकी प्रकृति कठोर होती है, जबकि साधु की प्रकृति सुकुमार होने की वजह से वो सेल से ऊपर हो गया है। अब देखो, प्रतीप और व्यतिरेक दोनों में ही माइनर जो अंतर है, सूक्ष्म जो अंतर है वो बताया है। इसमें आप तुलना करते हैं दोनों की, हम तब आसानी समझ में जाएगा। प्रतीप, उपमेय के सामने उपमेय का तिरस्कार किया जाता है, यानी यहाँ पे उपमेय के सामने उपमान लिखा जाता है, यहाँ पे उपमान लिखा जाता, उपमेय गलत लिखा गया, उपमान का तिरस्कार किया जाता है। प्राकृतिक जो वस्तु है उसका यहाँ पे तिरस्कार होगा, जो व्यक्तिगत वस्तु को उस पर आरोपित किया जाएगा। उसमें जैसे उदाहरण दिया कि सखे मयंक तव मुख सम सुंदर, यानी चंद्रमा जो है तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। इसमें देखो चंद्रमा को हीन बताया गया है मुख के सामने। जबकि दूसरा जो है वो व्यतिरेक है, इसमें उपमेय को उपमान की अपेक्षा अधिक विशिष्ट बताया जाता है। देखो विशिष्ट बताने के साथ इसमें कारण भी दिया जाता है कि क्यों विशिष्ट है वो, इसलिए देखो उदाहरण देखिए आप, मुख मयंक सो है सखी, मधुर वचन स विशेष। मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका कारण क्या है, उसे अधिकता, एक चीज अधिक क्या है वो है मधुर वचन स विशेष की सखी, आपके जो मधुर वचन है वो आपको चंद्रमा से ज्यादा विशिष्ट बनाते हैं। इस प्रकार इसमें दोनों में एक सूक्ष्म अंतर हो गया। इसके बाद में हमारा आखिरी जो अलंकार है वो है विभावना अलंकार। ये सबसे सरल है। देखो, काव्य में जहाँ कारण विद्यमान रह होने पर भी कार्य संपन्न हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है, अर्थात जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखो आप, सुन्नत लखत श्रुति नैन बिनु, रसना बिनु रसलेत, बास नासिका बिनु लहे, पर से बिना निकेत। यानी वो सुन भी लेता है, बिना कानों के वो सुन लेता है, बिना आँखों के वो देख लेता है। रसना बिनु रसलेत, यानी जीवा, रसना जीवा, जीवा के बिना वो स्वाद ले सकता है, रस ले सकता है। बास नासिका बिनु, नाक के बिना वो सूंघ सकता है, ग्रहण सकता है। और पर से बिना निकेत, निकेत का मतलब घर, वो बिना घर के वास कर सकता है, रह सकता है। इस प्रकार जहाँ पे बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता हो वहाँ पे विभावना अलंकार पाया जाता है। धन्यवाद।